नमस्ते स्वामी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धार्थ जी। आप ठीक हैं? एकदम बढ़िया। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत बहुत अमेजिंग गेस्ट है और आपका इंट्रोडक्शन आप सुन के आपको ज़रूर मन करेगा कि ये पॉडकास्ट आप अंत तक देखें। तो हमारे साथ हैं स्वामी उज्जवल जी, इंदौर से। आपको लाफिंग बुद्धा भी कहा जाता है इंदौर का। और आप इंटरनेशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच हैं। लाफ्टर योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इंडिया के लिए सर्टिफाइड एम्बेसडर हैं और मध्य प्रदेश शासन के हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के मास्टर ट्रेनर हैं। वाओ! और आपका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होल्डर हैं आप, मनपसंद लाफ्टर योगा क्लब के मुख्य संचालक के रूप में। और आप हैप्पीनेस बिजनेस मीट इंटरनेशनल के भी मुख्य मार्गदर्शक हैं, जहां आप बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं कैसे लाइफ में खुश रहा जाए, जिससे उनको बिजनेस में भी हेल्प मिले। और आप पूर्व चीफ फार्मेसी ऑफिसर हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेलवे हॉस्पिटल में, भारत सरकार से। सो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया इस खूबसूरत से पॉडकास्ट के लिए। जी, थैंक यू आपका भी। अब हम आते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों पे जिसका हम अक्सर लाइफ में स्किप कर जाते हैं और मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा स्वामी जी से कि जीवन में सच्ची सफलता क्या है? सिद्धार्थ जी, ये प्रश्न जो है हर व्यक्ति अगर इसको सोचेगा तो विचार उसका भिन्न होगा और उसका उत्तर भी भिन्न होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने भिन्न-भिन्न हैं। वो चूँकि सवाल आपने मुझसे किया है, तो मेरा ये दृष्टिकोण है कि सफलता, अगर आप आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं और आपने वो ऊँचाइयाँ छू ली है, तो एक व्यक्ति के लिए वही सफलता हो जाती है कि वो फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लिया है। किसी और का है कि वो प्रसिद्धि चाहता है, दुनिया उसे पहचाने, तो उसको लगता है कि वो सफल हो गया क्योंकि दुनिया में उसकी पहचान है, देश-विदेश में लोग उसे जानते हैं। कोई व्यक्ति सत्ता या पावर की तलाश में होता है और वो भी ऊँचे पदों पर कहीं पहुँच के पावर हासिल कर लेता है, तो उसको लगता है वो सफल हो गया है। तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग डेफ़िनेशंस होती है, हो सकती है। मेरा अपना ये मानना है कि मेरे लिए सफलता की परिभाषा, मैंने जीवन की सारी दौड़ जो दौड़ी उसके बाद आज इस मुकाम पे जब मैं पहुँचा, मैं पाता हूँ कि सफलता वो है जब हम प्रतिपल स्थिर, शांत और आनंद की भाव स्थिति में जीते हैं। कोई भी दुनिया के जो झंझावत है, तूफ़ान है, जो आपको विचलित नहीं करते हैं और आप अडिग बने रहते हैं, अपनी शांत मनस्थिति को बनाए रखते हैं, और सुकून में जीते हैं, तो मेरे लिए वो सफलता है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। बहुत ही खूबसूरत आंसर। आप समझिए कि हम सोचते हैं कि वीकेंड आएगा, संडे आएगा, जिस दिन हम खुश रहेंगे, साल में हॉलीडे पे जाएंगे तब खुश रहेंगे। लेकिन असली सफलता वो है जब हम जीवन के हर दिन खुश हैं और जीवन के चैलेंजेस जब हमारे सामने आते हैं तब भी हम उनसे अच्छे तरीके से डील कर पाए, परेशान होने की जगह। बहुत ही खूबसूरत आंसर। मैं ये जानना चाहूंगा स्वामी जी आपसे कि समाज में हैप्पीनेस कोच की क्या आवश्यकता है और आपने यही क्यों चुना? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, क्योंकि कोच की जब बात होती है तो आप भी कराटे के बड़े अच्छे, मतलब आपके पास भी कोई डिग्री विग्री है कराटे का, ब्लैक बेल्ट है आप, जी जी है ना? तो कराटे कोच होते हैं, जैसे आपके भी कोच रहे होंगे। जी। कोई बास्केटबॉल खेलता है तो उसके बास्केटबॉल कोच होते हैं, कोई क्रिकेट कोच होते हैं, है ना? अलग अलग स्पोर्ट्स के कोच होते हैं। अब लाइफ कोच या हैप्पीनेस कोच का क्या महत्व है, आप पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है खुशी, और हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, मतलब हर व्यक्ति छोड़ें तो हर प्राणी, मतलब मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र खुश रहना चाहता है। लेकिन छोटा बच्चा है वो प्रसन्न रहता है, हम देखते हैं अक्सर, जब रोना होता है तो रोता भी है, लेकिन उसको खुश होने के लिए बहुत टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती उसकी, वो सहज रूप से आनंद भाव में जीता है। उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, उसको थोड़ा फीडिंग हो गया है और थोड़ा सा बस, उसके बाद उसकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं, तो खुशी में जीता है। जिस जैन परंपरा में आपका और मेरा भी जन्म हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि आत्मा स्वयमेव आनंद आनंद और सुख का भंडार है, अनंत इन्फिनिट प्लेजर
इन्फिनिट हैप्पीनेस जो है उसका भंडार हमारी आत्मा ही है। फिर हैप्पीनेस कोच की क्या भूमिका है? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हम सनातन में भी अगर चलते हैं, सनातन धर्म से भी मेरा थोड़ा जुड़ाव रहा है जैनिज्म के साथ साथ, तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का बताया है, मतलब परमात्मा का स्वरूप आनंद रूप है और आत्मा सो परमात्मा। तो हमारी आत्मा परमात्मा, हम आनंद रूप ही हैं, आनंद के घन हैं, आनंद के पिंड हैं, लेकिन वो आनंद हम महसूस नहीं करते क्योंकि हम संसारी दौड़ में, जैसे अभी पहले सवाल में आपने कहा किसी का आनंद जो है प्रतिष्ठा के साथ जुड़ गया कि मेरे को इतनी प्रतिष्ठा मिले तो आनंदित हो जाऊं, या इतनी संपत्ति और वैभव मेरे पास हो तो आनंदित हो जाऊं, टर्म्स एंड कंडीशन लगी, तो मूल हमारा जो स्वभाव था आनंदित रहने का, उससे हम दूर चले गए। तो इसलिए हैप्पीनेस कोच की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो वापस से उस मूल राह पे व्यक्ति को लेके आता है। वैसे हमारे सारे धर्मगुरु ये करते आए हैं और जैनिज्म में तो बड़े विद्वान संत हैं एक से एक, मतलब वो दरअसल उनकी भूमिका भी एक हैप्पीनेस कोच की ही है, वो आनंद के मार्ग पे ही ले जा रहे हैं आपको। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो कई बार धर्मगुरुओं से बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव कभी कभी नहीं बन पाता है। तो काम तो मेरा भी वही है, लोगों को खुशी की राह पे लाना, जो हमारे सदगुरु भी पूर्व में करते रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने वे में समझाया हमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ हैप्पीनेस कोच हमारी लाइफ में आज। तो जैसे फुटबॉल कोच होता है, जैसे हर बड़ी स्पोर्ट्स टीम के एक पर्सनल कोच होते हैं, बट हमारे पास एक हैप्पीनेस कोच नहीं है, एक लाइफ कोच नहीं है जो हमको एक्चुअल में सिखा पाए कि जिंदगी कैसे जी जाए। और वो ही सबसे खूबसूरत चीज है लाइफ में, हम गलत चीजों के पीछे ना दौड़ें और सही चीज को प्राप्त करें अपनी लाइफ में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, एक पैसों के लिए लोग अक्सर बहुत परेशान होते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल आज की डेट में सबके लिए एक नेसेसिटी बन चुका है, जिसमें एक बेसिक ब्रांड्स के कपड़े से लेके एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना रहता है। आप चाहो ना चाहो वो आपकी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में है। अब इस चीज से कैसे डील किया जाए जब आपकी जेब में उतना पैसा नहीं है और आप कमाना भी चाहते हो और वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और बहुत बड़ा स्ट्रेस रात दिन आपको है, इससे कैसे डील किया जाए? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन किया सिद्धार्थ जी आपने। आप तो स्वयं माइंड कोच हैं, माइंड ट्रेनर हैं, आप इस बात को भली बात ही समझते हैं कि हम अपने माइंड को जैसा ट्रेन करते हैं वैसा वो बन जाता है। अब हमारी ये जो ट्रेनिंग हुई वो गलत दिशा में चली गई, क्योंकि हम पैसा ज़रूरत है, हम इस देश में लक्ष्मी की उपासना करते आए हैं, तो पैसे का कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक सीमा तक ही पैसा उपयोगी है। उसके बाद आपको ब्रांड्स में जाएंगे। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है मनुष्य की, आप समझिए ना, भोजन की आवश्यकता है जी, अच्छा हेल्दी फूड लीजिए, रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, अच्छे कपड़े पहनिए, कम से कम इतने भर हो कि आप ठंड के मौसम में आपको सर्दी ना लगे जी, थोड़ा ठीक ठाक लगे, ठीक है, और एक मकान हो, एक छत हो जी। ये कोई बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है, लेकिन मकान ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। चलो वाहन भी चाहिए हमको, चलो ठीक है, बड़े शहरों में हम रहते हैं, तुरंत पहुंच नहीं पाते हैं, तो वाहन भी होना चाहिए, लेकिन साहब हमारे पास 4 व्हीलर हो, वो भी उसी ब्रांड का हो, और कपड़े, रोटी कपड़ा मकान में कपड़े हो तो उसी ब्रांड के हो, घड़ी हो तो रोलेक्स की आती है शायद। अभी कभी मैं किसी कार्यक्रम में था तो एक सज्जन बोले मेरे पास 20 लाख की ये गाड़ी है, रोलेक्स है, रोलेक्स। अब 200 रुपए की घड़ी में भी समय दिखता है समय दिख रहा है तो ये जो ब्रांड है, इस पे मैं कहूँ कि हम ये हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में जाता हूँ, लोग मिलते हैं, कभी कभी किसी के घर ठहरने का मौका भी लगता है, लोग, मैं कहीं किसी घर में भी मेहमान था, वहाँ पे बड़ी ब्रांडेड थी, हर चीज़ ब्रांडेड थी उनकी। जो मैं टॉयलेट में प्रवेश किया तो वहाँ भी हर चीज़ बड़ी, मतलब बहुत अद्भुत। मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ ब्रांडेड। एक बात है, हमारा ये शरीर है, ब्रांडेड का मतलब क्या है कि मेड बाय दिस कंपनी, मेड इन यूएसए, बोले मेड इन यूएसए, भाई यहाँ की ब्रांड, उसी का डुप्लीकेट हो जाता है तो हम कहते हैं ये नकली है, नहीं पहनेंगे हम। तो जो ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बनाई हुई चीज़ आप पहन रहे हैं, जो एक प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरर है उसकी बनाई हुई चीज़ आप पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्रांडेड हो गई। पैसे के बारे में आपको उत्तर दिया जी। मेरा दृष्टिकोण ये है कि आपको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, रोटी कपड़ा मकान तक पर्याप्त है, उसके बाद अगर ब्रांड का ही शौक है तो ये जो शरीर है इसका मैन्युफैक्चर्ड बाय गॉड, अगर ईश्वर को ना माने तो प्रकृति, यूनिवर्स, मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिवर्स,
उसका ये ब्रांडेड शरीर है हमारा, ये ब्रांडेड शरीर को हम क्या इसकी दुर्गति हम करते हैं, क्यों इन वस्तुओं के पीछे। तो जैन दर्शन में, जिसमें आप और हम पले बड़े हैं, अपरिग्रह की बड़ी बात की गई। हमारे जैन मुनि महाराज होते हैं, अपरिग्रह में रहते हैं, बिल्कुल कोई कुछ भी संसाधन तो छोड़िए, उनके पास क्या पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं। जी तो उसी को आजकल मिनिमलाइजेशन कहते हैं। जी अब बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए देश विदेश के कई लोग हैं वो, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को। हम जो अपरिग्रह कहते हैं उसी को मिनिमलाइजेशन कहते हैं, कि वस्तुओं को कम से कम रखो, संसाधनों में ज़्यादा मत जाओ। तो ये तो अंतहीन दौड़ है सिद्धार्थ जी। आपके पास जितना पैसा आएगा उतनी आप नई नई ब्रांड की चीज़ें खरीदेंगे, और इस एंडलेस आप दौड़ में जब जाते हैं तो आप अपनी सुकून को, चिंता को खो देंगे, क्योंकि हर दौड़ में कोई ना कोई तो आपसे आगे रहने वाला भी है। अब दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में आ जाते हैं तो भी आप दुखी रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 8वें पे हैं तो बाकी के जो 7 आपके आगे हैं उनको लेकर के आप तनाव करेंगे। तो आपको ये दृष्टिकोण अगर रखा है किसी भी व्यक्ति ने, तो वो दुखी रहने वाला है, उसके जीवन में आनंद नहीं घटेगा, और वो एक ब्लाइंड रेस में बना रहेगा, और वो हमेशा आक्रांत और व्यथित जिएगा। तो पैसे की एक उपयोगिता है। मैं पैसे के लिए व्यवसायियों के साथ काम करता हूँ। हैप्पी बिजनेस मीट हमारा, आपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन मेरे से जुड़े हैं। मैं उनको कहता हूँ पैसा कमाओ, इस देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे को वैरागी को अपनाना चाहिए, मन से हम वैरागी बने, है ना, और पैसे का सदुपयोग करें धर्म के राह पर। मेरा दृष्टिकोण। बिल्कुल बिल्कुल, कितना खूबसूरत ये आंसर था। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि आज से 500 साल पहले राजस्थान का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, या से 100 साल पहले कौन था, और उसके 100 साल पहले कौन था, और हम किसी को भी नहीं जानते। तो असली खुशी ही हमारा असली वेल्थ है। तो हम आज के दिन में हम बहुत खुश हैं, और हमारा परिवार हमारे साथ खुश है। यही जीवन का असली अर्थ है। जी। और इसी के साथ हम अगले समाधान पे चलते हैं। तो अभी हमने पैसे की बात की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लाइफ में, लेकिन उसके बाद एक सबसे खूबसूरत चीज हमारी लाइफ में होती है, रिश्ते। रिश्ते खूबसूरत हैं तो आपका काम में मन लगता है, आप खुशी खुशी काम पे जाते हैं। आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप घर वापस लौट के खुश होते हैं। लेकिन रिश्तों में तनाव है तो आपका बिजनेस सफर करता है, आपका माइंड सफर करता है, और अंदर से खुशी नहीं आती। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा है रिश्तों में, वो है कम्युनिकेशन गैप। तो पहले आते हैं हम हस्बैंड वाइफ के कम्युनिकेशन पे, जिसमें अक्सर ये होता है कि वाइफ एक सर्टेन नारी जो है भारत में, वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरती है। वो अपना घर छोड़ के अगले परिवार को अपनाती है, वहाँ के लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालती है, उन सभी की रिक्वायरमेंट्स, उन सभी की हैप्पीनेस का ध्यान रखती है। और इसी बीच उन सबके माइंडसेट से भी उसको बिल्कुल नए लेवल पे स्टार्ट करनी पड़ती है, अपने परिवार के बाद बिल्कुल जीरो से स्टार्ट। यहाँ पे उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वाइफ को। अब वो इन सब चीजों को अगर कंप्लेन करती है अपने पति को कि ये हो रहा है, तो पति को लगता है मेरे घर वालों की बुराई हो रही है, तो वो भी गुस्सा हो जाता है और वो सुन नहीं पाता। और यहाँ एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट होता है। तो मैं स्वामी जी से जानना चाहूंगा कि इस चीज से एक महिला और उनका हस्बैंड, वो दोनों इस सर्कमस्टेंस को कैसे अच्छे वे में हैंडल करें। बिल्कुल आपने सिद्धार्थ जी सही कहा कि जब स्त्री विवाह के उपरांत इस नए घर में आती है, तो दरअसल उसका विवाह एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, पूरे परिवार से होता है ना। पति के अलावा भी उसमें उसके फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, उसके सिस्टर इन लॉ हैं, परिवार है, नौकर चाकर हैं, सबसे उसके रिश्ते नए सिरे से शुरू होते हैं, क्योंकि एक नए घर में उसका प्रवेश होता है। तो बहुत सारा एडजस्टमेंट जो है वो उसको करना पड़ता है, एक स्त्री को। जी इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई नया परिवार का सदस्य घर में आता है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये प्रकार का टू वे रिलेशनशिप होता है, और मैच्योरिटी से अगर हैंडल किया जाए तो वो बहुत अच्छे से एकोमोडेट हो जाती है। कोई नया मेंबर आता है तो बड़े आराम से वो घर परिवार में एकोमोडेट हो जाती है, लेकिन अक्सर ये देखने में नहीं आता है, जी शिकायतें आती है। जी जब स्त्री दूसरे घर से आती है, लड़की आती है नए घर में, उसको फिर से सास ससुर के रूप में माँ बाप मिलते हैं, और वो कहने को उसको बेटी बहू हम एक समान मानते हैं, सभी कहा जाता है।
और कई सास ससुर रखते भी हैं बेटी के साथ, लेकिन कई बार बहू के दिमाग में ही ऐसा रहता है कि उसको लगता है कि उसको अलग तरीके से, भिन्न तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जो होता है कि क्या कहा जा रहा है और उसको क्या समझा जा रहा है, ये चीज़ें सही अर्थों में पहुँचे, इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ अगर फादर इन लॉ ने कह दी है या पति ने कह दी है या सिस्टर इन लॉ ने कह दी है, तो एक बहू का भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा वो पेशेंस रख के तुरंत जज ना करें। हम क्या करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। हमको पहले से ही एक इन्फीरियरिटी भीतर से कहीं अगर हो सकती है कि ऐसा ना हो कि मुझे वो अ, भिन्न मानते हैं, हम तो बेटी बन के रहना शुरू कर दें। हमें वो सामने बहू मान भी रहे तो हम तो बेटी बन के व्यवहार करें। हम तो अपने ससुर को पिता ही मान के, अपना आचरण तो हम पिता और माता के रूप में ऐसा व्यवहार शुरू करें, फील करें उसको, है ना? तो क्या होता है कि देर सवेर चीज़ें पहुंच जाती हैं। जो हम नहीं होते हैं ना, वो हम लाख प्रदर्शित करें, वो हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और जब हम होते हैं, हम लाख छुपाएं, वो पहुंच जाएगा। तो अपनी आत्मा में हम कहीं ना कहीं स्वीकार करें एक बहू के रूप में अगर हमें, कि ये मेरा परिवार है और ये अब मेरे को आजीवन इसी परिवार के साथ रहना है। और चूंकि ये मेरा है, तो मेरे का जो भाव है अगर प्रगाढ़ होगा, तो संवाद में कभी मान लो थोड़ा बहुत भिन्नता आ भी गई, तो वो चीज़ें क्या होता है, सॉर्ट आउट हो जाती है। वाइस वर्सा परिवारजनों का दायित्व भी रहता है कि एक स्त्री इतने दूर से एक बिल्कुल भिन्न वातावरण में घर में आ गई है, तो उसको तुरंत कमांड जारी करना ठीक नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हर परिवार की एक परंपरा होती है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। अब वो एक नए सेटअप से आके इस सेटअप में आई है, तो उसको समझने में समय लग जाता है। हाँ, अक्सर क्या होता है, मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ, और अक्सर मदर इन लॉ और जो बहू है, सास बहू, तो साथ ही उनका ज़्यादा समय साथ गुजरता है। तो सास की अपेक्षा ये रहती है कि वो इस प्रकार से रहे, ऐसा एडजस्ट करें, और वो अपनी जगह गलत भी नहीं है, क्योंकि वो भी कभी बहू थी और उसने भी बहुत एडजस्टमेंट किए हैं। जी। तो थोड़ा सा वो मदरली ट्रीट करें, थोड़ा कंपेशन के साथ व्यवहार करें। चूँकि धर्म मार्ग पर अगर है सास बहू दोनों ही, और अगर सभी परिवारजन अगर धर्म मार्ग पर हैं, भई सभी जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं या सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, धर्म गुरुओं के सानिध्य में हैं, तो थोड़ा पेशेंस बढ़ ही जाता है अपने आप, थोड़ा सुलझा हुआ दृष्टिकोण बन ही जाता है। तो सत्संग करें, घर में जी। आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखें, तो संवाद सुगम हो जाता है। और भावनाओं पे तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। हम क्या तुरंत रिएक्शन देते हैं, वो थोड़ा एक पॉज़ लें, थोड़ा अल्पविराम लें, और पॉज़ देने में थोड़ा विलंब करें। प्रतिक्रिया तुरंत देने से क्या होता है, सास ने कुछ कहा, बहू तुरंत प्रतिक्रिया देती, तुरंत निर्णय लेती, बहू ने कुछ प्रतिक्रिया दी, उसको सास तुरंत जजमेंट। थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा सेक्रीफाइस का एटीट्यूड रखें, तो चीज़ें अपने आप जो है विन विन होता है, दोनों जीतते हैं। तो सभी को परिवार में शांति मिलती, तो सभी विजेता होते हैं फिर। और जहाँ घर में परिवार में तनाव है, तो सभी हारते हैं, कोई एक नहीं आता। कोई किसी को दबा भी देगा, तो भी उसकी आत्मा को वो आनंद और सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा है। बिल्कुल, या तो बिल्कुल। सामूहिक जीत होती है या सामूहिक हार होती है। संघर्ष में कोई एक जीता है दूसरा हारे, ऐसा नहीं होता जी। परिवार में, तो विशेष रूप से। बहुत बहुत ही सुलझे हुए वे में, बहुत ही सिंप्लीफाई करके स्वामी जी ने बताया कि कैसे पेशेंस को अपना के, सत्संग को अपना के, हम लोग आध्यात्मिक एनवायरनमेंट बना के, और साथ ही में परिवार बहू का ध्यान रखे, बहू परिवार का ध्यान रखे, तुरंत रिएक्टिव ना हो। अगर आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, तो जब आप वही चीज अपने घर पे बताएंगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे। इफ यू आर नॉट रिएक्टिव, तो आप जिनको बता रहे हैं वो भी रिएक्टिव ना होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत उत्तर था, जिसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब एक और चीज ये आती है कि हस्बैंड वाइफ में से एक जने का नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, थोड़ा आपको लगता है कि माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव है। सरकम इंस्टांसेस होते हैं सबके अपने, जिस वजह से उनकी वो बचपन से कंडीशनिंग है, जिसकी वजह से वो है। और अब उसमें एक लाइफ पार्टनर की, कोई भी हो सकता है हस्बैंड या वाइफ, उससे एक की लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो रही है रात दिन, क्योंकि उसको लग रहा है यार कैसे इससे डील किया जाए, कैसे इनको बताया जाए कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, अच्छा ही देखनी चाहिए। तो ये चीज कैसे कैसे एक दोनों पार्टनर एडजस्ट करें और उसको सही मार्ग पे ले जाए। सिद्धार्थ जी, इसमें भी आपने जो पहला प्रश्न उठाया था कि सफलता के मायने क्या है,
खुशी के मायने क्या है। तो अब पति पत्नी दोनों चूंकि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों से आए होते हैं, उनका जो पालन पोषण भिन्न भिन्न वातावरण में हुआ होता है, तो उनकी जो माइंड की जो कंडीशनिंग है वो इस प्रकार से भिन्न भिन्न होती है कि एक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या लड़का लड़की, उस एक को लगता है कि ये इस प्रकार से जब परिवार में सब अच्छा रहेगा और इस प्रकार से जब परिवेश मिलेगा तो ही आनंद है और तो ही सफलता है। और दूसरा जो पुरुष है या पति है उसको लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा तो परिवार में आनंद है और सफलता है, कि ऐसा होना चाहिए। अब नेगेटिविटी एक बड़ी उलझन वाली बात है, क्योंकि नकारात्मकता अगर कोई भी एक पक्ष में है, वो पति हो या पत्नी हो, तो चूंकि ये तो हमेशा का साथ है और हम तो 7 फेरों का साथ मानते हैं, 7 फेरों का साथ जन्मों का ना। तो फिर अगर 24 घंटे आपको साथ रहना, 24 घंटे ना भी है, आप व्यवसाय में जाते हैं, अगर पति है व्यवसाय के लिए जाता है, 10-12 घंटे 9 घंटे बाहर रहता है, बाकी फिर भी 15-16 घंटे साथ रहना है। तो आप, जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, है ना, सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, है ना जी। क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी तो है, तो हम संघर्ष करते हैं, वो भी हमसे करता है, लेकिन हम दोनों सीख जाए अगर, तो दोनों शांति में रहेंगे। ऐसे ही पति और पत्नी भी, मैं समझता हूँ कि, मुझे नहीं मालूम अटल जी ने क्या कहा क्योंकि वो विवाहित नहीं थे चाहते पति और पत्नी भी जो है आमतौर पर बदले नहीं जा सकते हैं, और बदला जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एंडलेस है। विदेशों में आप देखते हैं कि कोई शादी 25 साल टिक जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब हर साल मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन घट जाता है, घट सकता है। तो पति पत्नी भी नहीं बदले जाए तो बेहतर है। तो अब चूंकि बदलना नहीं है, हम भारतीय परिवेश में तो हम तलाक को महत्व नहीं देते हैं, हालांकि हम पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर के हमारे यहाँ भी तलाक होने लगे, लेकिन हमारे जो पिताजी और माताजी हैं, दादा और दादी हैं, ये तलाक की बातें उस दौर में नहीं हुआ करती थी, उन्होंने एडजस्ट किया है एक दूसरे को, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम एक संयुक्त परिवार में पले बड़े और अब आज हम यहाँ बैठे। परिवार का बिखराव कितना विकट होता है बच्चों के लिए, तो हम देख रहे हैं। तो थोड़ा धैर्य रख कर के, नकारात्मकता अगर किसी एक पक्ष में है, तो होता ये है कि जो व्यक्ति सकारात्मक होता है उसको बड़ी झुंझलाहट हो जाती है। जी। मैं इतना नकारात्मकता के विरोध में इसको देख रहा हूँ, ये नकारात्मक चल रही है, चल रहा है, और मैं सकारात्मक चल रहा हूँ, ये क्यों नहीं सकारात्मक होते। तो जो परिपक्व है पति पत्नी दोनों में से, जो प्रौढ़ है, उम्र की दृष्टि से नहीं, समझ की दृष्टि से, जी। उसका दायित्व ज्यादा बनता है। जी। तो अगर हमें शिकायत नहीं करना है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति नेगेटिव है या घर परिवार में नेगेटिविटी फैला रहा है, तो हम पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा दायित्व अधिक बनता है कि हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, उसको चुनौती के रूप में लें, इसको शिकायत का कारण ना बनने दें। ये व्यक्ति हमेशा नेगेटिव है, और तो फिर ये आपका नेगेटिविटी है कि आपका है नहीं, किसी भी व्यक्ति का जो नेगेटिविटी से परेशान है, तो कहेगा साहब मैं भी नेगेटिव हो रहा हूँ आपके कारण, तो अभी आपकी पॉजिटिविटी को और मजबूत बनाने की जरूरत है। जी। किसी बीमार व्यक्ति को देख के आपकी बीमारी से मैं भी बीमार हो रहा हूँ, तो हम अभी पूरे स्वस्थ नहीं है। जी। हमें इतना स्वस्थ रहना है मानसिक रूप से, और आप तो मेंटल हेल्थ के कोच हैं, आप जानते हैं इन चीज़ों को, आप अपने क्लाइंट्स को समझाते भी होंगे। तो वही है कि हमें कोई भी नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति को अगर पॉजिटिव करना है, तो उसके साथ अपनी पॉजिटिविटी को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि ये हमारी पहली जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तो पॉजिटिव बने रहें, आसपास कितने ही नेगेटिव लोग रहें। तो पति अगर पॉजिटिव है, पत्नी नेगेटिव है, तो पति अपनी पॉजिटिविटी में कायम रहे, और पत्नी के साथ फ्रेंडली गेस्चर रखें, झुंझलाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर पति जो है नेगेटिव और पत्नी पॉजिटिव है, तो थोड़ा मदरली ट्रीट करें। पत्नी को कई बार माँ भी होना पड़ता है, वो पति को कई बार पिता होना पड़ता है। कई बार बच्ची जब वो युवती दूसरे घर से आई है, तो वो अपने पिता को छोड़ के आई है। फादर इन लोग हो सकता है घर में हो सकता ना हो, शरीर में हो ना हो, पति को कई बार पिता का रोल भी करना पड़ता है। जी। ये मतलब थोड़ा अनूठा तो है, लेकिन है। वो पत्नी को कई बार माँ की भूमिका में आना पड़ता है। कई बार पति बाहर से आया है, परेशान है, कोई और चीज़ें चल रही है, तो उसको मदरली ट्रीट करना पड़ेगा उसको। अब बराबरी में हमेशा अगर चीज़ों को, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ईगो, ये बीच में जब आते हैं दाम्पत्य जीवन में, तो ये तनाव पैदा करते हैं। और इन तनाव से गुजर के समझें कि इससे हमारे को दोनों को परेशानी हो रही, तो फिर दोनों पक्ष जो है धीरे धीरे कोशिश करें कि सुलझाएं और आनंद लें।
कितना कितना सुंदर आंसर था कि हमें खुद को दृढ़ करने की आवश्यकता है और ज़्यादा। जो भी और जिसको एक्सट्रीम केयर बोलते हैं, मदरली केयर, वो आपको पेरेंटल केयर, वो आपको शो करनी पड़ेगी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, तब उसको वो अपनापन वो फील होगा। तो इसको अन्यथा नहीं लेके इस वे में समझा जाए कि वो केयर का लेवल, दैट फादरली लेवल एंड मदरली केयर का लेवल आपको रीच करना पड़ेगा। तब वो इंसान आपसे उतना सुलझ के, प्यार समझ के वो बात कर पाएगा, अपना दिल खोल पाएगा। जिस प्रकार हम माता या पिता में से एक से बहुत क्लोज होते हैं और अपना दिल की बात रख पाते हैं, उसी वे में हमारा लाइफ पार्टनर हमसे सब शेयर कर पाए, हम में से दोनों में से एक को उतना परिपक्व होना रहेगा और उस जर्नी को साथ में आगे बढ़ाना रहेगा। और इसके बाद सबसे बड़ा जो आज के डेट में तनाव का कारण है, वो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ही मस्त टसल चल रहा है अभी। जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, सोशल मीडिया का गैप है। किड्स आर वेरी एडवांस्ड, पेरेंट्स आर लाइक कि वो जिस जमाने में बड़े हुए उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं है। इस दौर में उस चीज को पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे टाइम पे शादी नहीं कर रहे, इनके टाइम पे बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे चाह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया शादी करके टाइम पे, हमारी जिंदगी है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारा पैसा उड़ा रहे हैं। एंड यहाँ एक बहुत बड़ी टसल अभी की डेट में हर जनरेशन में देखने को मिल रही, मतलब सभी एज ग्रुप में, कि पेरेंट्स अक्सर ये चीज से बहुत परेशान है कि बच्चे बहुत अलग लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ये इन लोगों का रात का रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है, और यहाँ गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। दोनों के अपने विचार हैं और वो दोनों आपस में टकराव है। तो इस चीज से कैसे पेरेंट्स और बच्चे आपस में डील करें? बिल्कुल सही बात है। सिद्धार्थ जी, रिश्ता जो होता है हमेशा ही दो तरफा होता है, क्योंकि चाहे पिता पुत्र का हो, माँ और बेटे का संबंध हो, पति पत्नी का हो, पड़ोसियों का हो, दो पक्ष होते हैं रिश्ते में। किसी भी रिश्ते को अगर हमको सुदृढ़ बनाना है और प्रेमपूर्ण बनाए रखना है, तो दायित्व दो तरफा होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक पक्ष जो है वो परिपक्वता का परिचय नहीं दे पा रहा है, तो जो समझदार पक्ष है, या तथाकथित रूप से समझदार पक्ष है, ये तो मालूम पड़ेगा कि वो समझदार है कि नहीं, उसका दायित्व अधिक हो जाता है। अब हम माता पिता और बच्चों के संदर्भ में बात करें तो समझदार पक्ष हम माता पिता को पहले मानेंगे, क्योंकि उम्र और अनुभव में वो बड़े हैं। जैसे सास भी कभी बहू थी, ये माता पिता भी कभी बच्चे थे, और उनके माँ बाप से उनकी, तो वो याद करें उन दिनों को कि क्या वो अपने माता पिता को उसी प्रकार से सुन और समझ पाते थे उनके दौर में जब वो युवा थे। आज हम अपनी नई जनरेशन से उम्मीद रखते हैं। आज मैं भी पिता हूँ, मेरा भी बेटा है, मेरे अपने जीवन के अनुभव में भी मैंने पाया बेटा कई बार अपनी भिन्न विचारधारा रखता था, तो कम्युनिकेशन करने के लिए मैं हमेशा मैत्रीपूर्ण रहा। फिर भी कई बार मतलब जो है वैचारिक मतभेद हो जाते थे, तो दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया, हमेशा फ्रेंडली रहा और उसके पक्ष को जानने समझने का प्रयास किया। माता पिता का दायित्व ये होता है कि वो बच्चों के स्तर पे आकर के उनको समझने का प्रयास करें। जनरेशन गैप जो है वो हमेशा ही रहा है, दादा दादी के साथ उनका रहा होगा, आज उनके बच्चों के साथ उनका इस रूप में, माता पिता के रूप में, पहले पुत्र के रूप में रहा होगा, पुत्री के रूप में रहा होगा। तो दोनों पक्षों को एक समझदारी का परिचय देना तो चाहिए, लेकिन पिता और माँ का दायित्व अधिक होता है। थोड़ा लिबरल छोड़ भी देना चाहिए, थोड़ा ठोकर खाने भी देना चाहिए। एक बड़े उद्योगपति हैं मेरे बिजनेस मीट ग्रुप में मेरे से जुड़े हैं, जिसमें मैंने कहा मैं फाइनेंशियली भी लोगों को सक्षम बनाने के लिए मोटिवेट करता हूँ जी। तो उन्होंने कोई इंडस्ट्री बड़ी वेल एस्टेब्लिश है उनकी, वो चला रहे हैं। वो बेटे ने कहा नहीं पापा ये नहीं, वो कहीं फॉरेन में पढ़ाई वढ़ाई की, उसने कोई मैं नया स्टार्टअप करके नया सेटअप ऐसा करूँगा। पिता का अनुभव ये कह रहा है कि इसमें वो फाइनेंशियली चोट खाएगा। तो वो बोले स्वामी जी मेरे को समझ पड़ रही है, ये उसको अनुभव एक दो कौड़ी का अनुभव नहीं, और ये बिल्कुल जोश में कर रहा है, और ये बाहर विदेशी कंपनियों को देख के ऐसा कर रहा है, और मैं इसको रोकता हूँ तो ये विद्रोह करता है। अपना जमा जमाया सेटअप है, इसमें नए प्रयोग की जरूरत क्या है, ये नवाचार ये नया प्रयोग मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब जमाया है सेटअप।
फिर मैंने उनसे संवाद किया। मैंने कहा कि आप इसको इस रूप में लीजिए कि वो नुकसान करके कितना मैक्सिमम कर सकता है, आप उसकी तैयारी रखिए, लेकिन उसको प्रयोग करने दीजिए। आप कोई बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है तो वहाँ थोड़ा सा आप और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन थोड़े प्रयोग अगर वो कर रहा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा जोखिम उसको उठाने दीजिए। और क्योंकि वो चूंकि उन्होंने एक एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाया था, तो वो 2-5 लाख का घाटा भी होगा तो वो बहुत बड़ा घाटा मानते हैं, जो करोड़ों में उनका काम है, सब कुछ है। 2-5 लाख का घाटा उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने तो बूंद बूंद से घड़ा भरा है, तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों होना है। ये आग्रही चित्त जो है, ये आग्रही चित्त नहीं रखना चाहिए। थोड़ा जोखिम उठाने दीजिए, थोड़ा ठोकर खाने दीजिए, थोड़ा नुकसान हो तो हो जाने दीजिए। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि देर सवेर बच्चे ठोकर खाने के बाद वो याद करते हैं कि हाँ, हमारे पिता सही कहते थे। तो आएंगे, देर सवेर वो सही राह पे आएंगे। हाँ, हम डंडे के और अनुशासन के बल पे अगर बच्चों को तो बच्चे जो है बराबरी में जब वो आपके जूते चप्पल एक जैसे हो गए कहते हैं, तो फिर आप फ्रेंडली बर्ताव कीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जूते चप्पल एक समान पहनने लग गए तभी नहीं, बचपन से ही बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। अब वो दौर नहीं रहा है। शिक्षकों को भी हम यही समझाते हैं कि अब वो ज़माना नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ आप बिल्कुल फ्रेंडली रहें। और जहाँ थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, तो डिसिप्लिन किस प्रकार से इम्पोज करना है उसका भी तरीका है। तो माता पिता को भी अगर कोई डिसिप्लिन लाना है, उनको लग रहा है कोई चीज़ सच है, वो बच्चों को ये चीज़ मानना ही चाहिए, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो तरीका भिन्न रखना पड़ेगा। अब तानाशाही तो कहीं चलती नहीं है, देशों में भी तानाशाही नहीं चलती है, लोकतंत्र है। और परिवार में भी लोकतंत्र होना चाहिए। जी, ये मेरा दृष्टिकोण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अ वे कि पेरेंट्स को बच्चों के लेवल पे जाके सोचना रहेगा और उनको ठोकर भी खाने देने की इंडिपेंडेंस देनी रहेगी। तभी वो वापस लौट के आपका रेस्पेक्ट करेंगे कि माता पिता सही कह रहे थे। अगर ठोकर खाने ही नहीं दी तो वो समझ ही नहीं पाएंगे आपका रोल एज अ पेरेंट कितना महत्वपूर्ण है, आपका एक्सपीरियंस और आपका माइंडसेट कितना ज़्यादा इवॉल्व है उनके कंपैरिजन में। एंड सो ट्रू, यही चीज़ हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाने लगे तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, जिसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव भी हमें नहीं करने पड़ रहे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामी जी, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस? ये प्रश्न उसी से जुड़ा है जो आपने पहला प्रश्न उठाया था कि सफलता क्या है, सच्ची सफलता क्या है। और अभी आपका प्रश्न है कि सच्ची खुशी क्या है। मैं समझता हूँ दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। एक सफल व्यक्ति दुखी है तो सफल नहीं हुआ, हाँ? और एक व्यक्ति खुश है, खुश है, संतुष्ट है, तो फिर वो सफल ही है। चाहे बाहरी जगत में उसने वो उपलब्धियां हासिल ना की हो। तो दोनों पर्याय है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं का बोझा दिमाग पे रखना, दिल पे रखना, ये दुख पैदा करता है। जैन धर्म में तो हम समझते हैं, सभी धर्मों में ये बात कही, इच्छा मूल रूप से दुख का कारण है। अब जवान बच्चे सोचते हैं स्वामी जी इच्छा दुख का कारण है, इच्छा ही नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एम्बिशंस के विरोध में तो नहीं हूँ। मैं बिजनेस मीट ग्रुप हमारा रन करते हैं, इंटरनेशनली काम कर रहा है। हमारे स्विट्जरलैंड में भी एक मेंबर है रोहिणी, और बाहर अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश विदेश में भारत का नाम आगे हो, हम तरक्की करें। लेकिन खुशी अगर जो है वो केवल संपन्न हो जाने मात्र से, आर्थिक बड़ी ऊंचाइयां छू लेने मात्र से ही मिलनी है, ये आग्रह ही अगर हमने रख लिया तो फिर हम दुखी रहने वाले हैं। हाँ, राजा जनक के जैसे जिए, खूब वैभव में रहें, लेकिन अंदर से पकड़ ना रखें। अंदर आप कभी घी घना कभी थोथा चना, जैसे फकीरी भाषा में कहा जाता है, कभी घी घना कभी थोथा चना। संत अगर वो कोई है तो वो कभी अच्छा भोजन मिल रहा है, बढ़िया घी चुपड़ी रोटी मिल रही है, बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हैं तो भी वो आनंद ले। और कभी कुछ भी ना मिले, सूखे चने ही मिल जाए तो, नहीं तो पानी पी के भी आनंद ले। वो मन की अवस्था रखनी, स्थित प्रज्ञ रहना है। सनातन में गीता में भी आता है स्थित प्रज्ञ रहना है, अपनी प्रज्ञा में स्थिर रहना है। बाहरी उतार चढ़ाव आपको विचलित ना करें, आपको कंपायमान ना करें, ये मन की स्थिति रखना है। और वो स्थिति में आप रहते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि आप खुश हैं।
वही सच्ची खुशी है। अकंप चित्त, अविचलित मन, शांत मन और संतुष्ट मन, अलग अलग शब्दों में बात एक ही, वो आनंदित मन है। बिल्कुल। अमन, इसको कहें अमन। अमन का मतलब भी होता है शांति। अच्छा। अमन, जी, मन का अभाव। मन क्या है? डिमांड। एक ऐसी एंटिटी है मन जो ऑलवेज डिमांड, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उसकी जो ये शोरगुल बंद हो जाती है तो आनंद तो स्वभाव है ही हमारा। वही सच्ची खुशी है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। सो ब्यूटीफुल। हैप्पीनेस इज ट्रू सक्सेस। सिंपल शब्दों में, इन 3 शब्दों में जीवन का सार है। अगर आप सक्सेसफुल हैं बट अंदर से खुश नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, इनर पीस नहीं है, देन इट इज यूजलेस। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आंसर था, बहुत ही सुंदर जवाब था। अब मेरा ये सवाल है कि हमारी दैनिक दिनचर्या में स्वामी जी क्या जरूरी होना चाहिए खुशी के लिए? बहुत अच्छा सवाल। भाई लक्ष्य तो अपना तय कर लिया कि ये मंजिल है, आनंद की मंजिल पर पहुंचना है। हालांकि हम मंजिल ही पर है लेकिन भटक गए दूर, तो वापस मूल पे आना है। अपने आनंद स्वभाव ही है, तो मंजिल कौन सी है? देखा जाए तो मंजिल भी क्या है? अपने मूल पे लौटना है। भटक बड़े दूर गए हैं तो फिर लौट के अपने पे आना है, इसलिए मंजिल ही है, नहीं तो मंजिल का सवाल नहीं है। आनंद ही स्वभाव है, पर करे क्या कि अपने मूल पे लौट आए। तो कहीं पहुंचने से पहले हमें ये ज्ञात होना जरूरी कि हम खड़े कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये जानने से पहले, कहाँ जाना है जानने से पहले खड़े कहाँ हैं। तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को जाने, पहचाने कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब आपका सवाल क्या था, फिर से कहें। आनंद पूरे दैनिक दिनचर्या में करे क्या क्या? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप है क्या? मैं पूछूं सिद्धार्थ जी, आप है क्या? तो आप कहेंगे कि मैं माइंड ट्रेनर हूँ, जी। माइंड कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ। लेकिन आप हैं क्या? मैं फिर से पूछूं। आप पहले बॉडी है, उसके बाद माइंड है, उसके बाद मेमोरी है, उसके बाद इंटेलेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें हमारे बहुत सारे लेवल्स हैं हमारी बीइंग के, हमारे अस्तित्व के। बॉडी, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, फिर सोल, मैं आत्मा हूँ। जी। तो वो सब बात की बात। सबसे पहले तो मैं बॉडी हूँ। आज आप और हम बात कर रहे हैं तो इंद्रियों के जरिए तो संवाद घट रहा है। जी। आप कुछ पूछ रहे हैं, मेरे तक कानों के जरिए पहुंच रहा है। मेरे कान ही अगर खराब होते तो मैं क्या आपको जवाब देता? जी। कान बराबर है लेकिन बोल ना पाता तो क्या जवाब देता? जी। ये कान और दोनों सही है लेकिन मेरे पैर खराब होते तो मैं यहाँ आता कैसे? किसी व्हील चेयर पे आना पड़ता। शरीर पूरा सही है लेकिन मेरा मन जो है वो अगर मेंटली रिटार्डेड होता तो आपकी बात समझता कैसे? तो खुश रहने के लिए सबसे पहले इस शरीर की सुध लेना जरूरी है। इसलिए मेरा हैप्पीनेस, मेरी अगर हेल्थ और हैप्पीनेस कोच के रूप में अगर मेरी एक पहचान निर्मित हुई है तो हैप्पीनेस कोच, हैप्पीनेस बाद में, पहले हेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। तो पहले हेल्थ, सबसे पहले शरीर का स्वास्थ्य। और हेल्थ का मतलब मेरी दृष्टि से तो मैं WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उससे काफ़ी मैं अपने आप को समझ पाता हूँ कि आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो, इकोनॉमिकली हेल्दी हो। तो खुश रहने की ये सब शर्तें हैं। शरीर को स्वस्थ रखें, तो दिनचर्या में आप अपने व्यायाम को शामिल करें, अच्छे आहार को शामिल करें, प्राकृतिक आहार लें। प्रकृति ने जो भोजन को जिस स्वरूप में बनाया है उसको बिना प्रोसेस किए, मेरी दृष्टि में अति पे अगर नहीं जा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर स्वस्थ रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना, खुशी के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, स्वस्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, मेंटल स्टेट जिस पे आप काम करते हैं जी। फिजिकल फिटनेस के लिए नींद अच्छी होना चाहिए। लेकिन नींद पे हमारा अपने आप में कोई कंट्रोल नहीं। नींद एक आउटकम है, हम कुछ नहीं कर सकते अच्छी नींद लाने के लिए। वो तो आपकी दिनचर्या का परिणाम है, क्या खाते हैं, कैसा व्यायाम करते हैं, कितना श्रम करते हैं, नींद उसका परिणाम। नींद के लिए आप आयोजन कर सकते हैं मोटे मोटे कि आप जरा कमरे में ज़्यादा रोशनी ना हो, ज़्यादा शोरगुल ना हो, एक कंफर्टेबल बेड हो, ऐसे आयोजन कर सकते हैं। लेकिन नींद को आप बुला नहीं सकते।
नींद को आप ला नहीं सकते, नींद तो इट विल ऑटोमेटिकली इट विल कम। जब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो स्लीप पे आप ज़्यादा नहीं कर सकते, छोटे छोटे आयोजन कर सकते हैं, लेकिन डाइट एंड एक्सरसाइज पे बहुत काम करना है। हैप्पीनेस चाहिए तो शरीर पे काम करना है। मैं हेल्थ पे काफ़ी काम करता हूँ। मेरा ये पहचान के अलावा मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, मैं मैराथन भी करता हूँ, मैं मैराथन दौड़ता हूँ। और साइकिलिस्ट तो मैं हूँ, 200 साइकिलिस्ट का ग्रुप है हमारा, लॉन्ग राइड पे जाते हैं, जिम भी जाता हूँ मैं। पारंपरिक जो एक साधुई जीवन है वो जीता हूँ, फकीरों का जीवन है मेरा, लेकिन साथ साथ तकनीक को मैंने अपनाया है। इंटरनेट पे मैं सब जगह मौजूद हूँ, फेसबुक, इंस्टा, थ्रेड, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, आई एम एवरीवेयर। तकनीक का उपयोग करता हूँ, उसी तकनीक का उपयोग मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी करता हूँ जी। अब वो हमारे पिताजी तो पहलवान थे, प्रतापगढ़ में थे, वो अखाड़े वगैरह का संचालन भी करते थे, तो हमारे घर पे व्यायाम के सब साधन थे, मुकदर और ये दुनिया भर की जो चीज़ें होती थी, ट्रेडिशनल जो अखाड़े में चीज़ें होती थी, मेरे घर पे भी थी। अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, जिम में आप जाइए, अच्छी अच्छी मशीन है, तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ। मैं जिम जाता हूँ, एनुअल मेंबरशिप बाकायदा भर देता हूँ, प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिया में ट्रेवल करता हूँ, जब जब भी मैं अपने सिटी में होता हूँ तो मैं अपना जिम मेंटेन करने का प्रयास करता हूँ। किसी और शहर में हूँ मैं तो वहाँ पे भी मैं रनिंग, साइकिलिंग, जहाँ जो संभव है, एक्सरसाइज का जो स्वरूप है, मैं तो शरीर के प्रति सजग रहता हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व अपने शरीर के प्रति है। शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा, और मन के लिए ध्यान करता हूँ, थोड़ा प्राणायाम करता हूँ, सत्संग करता हूँ, ये भी एक सत्संग है, अच्छे लोगों के साथ बात करता हूँ, है ना। नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत करता हूँ तो काउंसलिंग के लिए करता हूँ, ताकि उनको भी मैं पॉजिटिव बना सकूँ, तो अपने आप के प्रति मैं सजग रहता हूँ। तो ऐसे करके हम खुशी को ला सकते हैं, जीवन में बनाए रख सकते हैं, शरीर और मन पे काम करें, और स्पिरिचुअल हो थोड़ा जीवन में, अध्यात्म हो, धर्म हो, सत्संग करें, अच्छे गुरुओं की शरण में जाएं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना बॉडी का ध्यान रखना है 110%, क्योंकि मन अच्छा तो सब अच्छा, ऐसा कहते हैं। तन अच्छा तो ही आप ध्यान और तप कर पाएंगे जब आपका तन अच्छा है। तन ही स्वस्थ नहीं है तो आप धर्म के मार्ग पे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। स्लीप एंड रिजल्ट है, तो एक्सरसाइज, डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, स्लीप अपने आप बहुत अच्छी होगी। उसके अलावा हमें अपने सोल का ध्यान रखना है, जिसके लिए हम अध्यात्म का साथ अपना सकते हैं। और कितने सिंप्लीफाइड वे में हमें पूरा जीवन का सार स्वामी जी बता रहे हैं। अब इसी के साथ आज के जीवन में मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा कि लोग इतने तनावग्रस्त क्यों हैं? अपेक्षाएं अधिक हैं, जो है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस युग में हम हैं। हमारे जैन धर्म में जहाँ हम पले बड़े हैं, या दूसरे धर्म में भी स्वर्ग की कल्पनाएं की गई है, कि स्वर्ग में, जैन धर्म में तो कहते हैं ना, कल्प वृक्ष होता है, जिसपे आप नीचे बैठते हैं, जो भाव करते हैं वो पूर्ण हो जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में तो जी रहे हैं। आप जो ऑर्डर करते हैं अमेजोन से चीजें आ जाती है। एक वो कौन सा ब्लैंकेट, 10 मिनट में आ जाती है। तो कल्प वृक्ष की और क्या कल्पना है, आप होती है ना। और विमान होते थे तो अभी हवाई जहाज से पहुंच जाते हैं, इधर पहुंचना वहां पहुंचना। पुष्पक विमान हमारे को उपलब्ध है, एयरलाइंस के नाम है अलग अलग। एक स्वर्गीय जीवन जी रहे बिना मरे। या तो मरने के बाद स्वर्गीय होते हैं लोग, के मरने के बाद स्वर्गीय, हम तो जीते जी स्वर्गीय जीवन जी रहे, स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं जी। तो क्या सवाल था आपका, फिर से भूल दो। तनावग्रस्त क्यों है लोग? तनावग्रस्त क्यों है? अब इतना सब सौभाग्य हमारा है, तकनीक इतनी मिली हुई है, उसके बाद भी हम धन्यवाद का तो कोई भाव रखते नहीं है। इतने संसाधन मिले हुए हैं, उसका कोई थैंक यू नहीं है। आप कल्पना कीजिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, लोगों के हाल कैसे हो रहे हैं। रशिया में भी लोग युद्ध में है तो वो भी तनाव में, भले कितना पावरफुल कंट्री है जी। हाँ, इजराइल, फिलिस्तीन, वहाँ आज हिंदुस्तान में आज शांति है, शांति से रह रहे हैं, इतना संघर्ष अभी नहीं है। अपन क्यों नहीं आनंदित हैं? हम थैंकफुलनेस नहीं है हमारी लाइफ में, इसलिए तनाव है। शिकायत करने के हमारे पास इतने कारण मौजूद है और धन्यवाद देने के कोई कारण ही नहीं। ये हमारे दुख का कारण है। हम जरा सा सजगता से देखें, हर चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हैं।
आज जिन आँखों से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये हमारे व्यूअर्स जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो आँखें उनके पास हैं तो उसका धन्यवाद दे सकते हैं। ये बातचीत आप मेरी सुन पा रहे हैं, मैं आपकी सुन पा रहा हूँ, हमारी दोनों की बातचीत ये हमारे व्यूअर्स सुन पा रहे हैं। अपने कानों के लिए धन्यवाद दीजिए। दीजिए, आपको बोल रहा हूँ। आँखों के लिए देख रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। अच्छा, आपका हृदय काम कर रहा है? ऑडियंस से पूछता हूँ, काम कर रहा है? धन्यवाद दीजिए, काम कर रहा है। हार्ट पंप कर रहा है, धन्यवाद दीजिए। लंग्स काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे नहीं है, कोरोना में कईयों के वेंटिलेटर चले गए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने के बहुत कारण हैं और शिकायत करने के भी बहुत कारण आप ढूंढ लेते हैं तो दुखी रहते हैं। थोड़ा कम शिकायत कीजिए, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सटीक। हमारे एक मेंटर है, वो सर आज भी ही इज अ बिलेनियर, 60 से ऊपर की एज है, आज भी हर दिन सुबह एक नहीं 10 नहीं 100 ग्रेटिट्यूड रोज लिखते हैं। क्या बात। रोज सुबह। आप सोचिए, वो तो बिलेनियर बन चुके हैं ना, उनको क्या जरूरत, सब कुछ है, अब किस चीज का थैंक यू बोलूं मैं भगवान को, लोगों को, बट स्टिल ही प्रैक्टिसेस इट डेली। स्वामी जी ने यही बताया, कृतज्ञता का अभाव जो है उसकी खुशी नहीं है। आज से 100 साल पहले लोग सोचते थे कि आज जो जिंदगी है वैसी उसकी कल्पना करते थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तब आज ये जीवन आया। वो लोग आज देखेंगे तो वो तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे 100 साल पहले कि ये क्या हो गया है, ये कौन सी तरह की दुनिया है जहां वो हर चीज हाथ से करते थे, एक एक चीज में इतनी मेहनत थी। आज को देख के तो वो समझेंगे कि हम किसी स्पेस में नई दुनिया में चले गए हैं, बहुत ही एडवांस, बहुत ही आगे, जहाँ एक कैब बुक कराने के लिए हम फोन पे क्लिक करते हैं, कैब आ जाती है, लेके चली जाती है। जैसा स्वामी जी ने बताया, हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम 10 मिनट में कुछ भी सामान आ जाता है हमारी जरूरत का। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या लाइफ में हो सकता है। और यही कल्प वृक्ष वाला जो जीवन था वो आज हम जी रहे हैं इस युग में। हमें हर पल थैंक यू होना चाहिए। जितना ग्रेटिट्यूड रहेंगे उतना हैप्पीनेस बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझे मिलता है। अक्सर एक हैप्पीनेस इंडेक्स करके एक लिस्ट आती है जिसमें भारत 150 के करीब रैंक पीछे दे दी जाती है। और जबकि हम देखते हैं हमारे यहाँ तो हर महीने ही त्योहार होते हैं, सब लोग खुशी मिलते हैं, हर वक्त किसी ना किसी अगले महीने त्योहार की तैयारी चल रही होती है, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। जहाँ जितना मंदिर यहाँ जाते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया के और किसी देश में उतना चलन होगा। छोटे कुछ देश को छोड़ दें तो मूलभूत पश्चिमी देशों को देखें तो हमारे देश में तो बहुत ज्यादा हम अध्यात्म से जुड़े हैं। क्या इन सब के बावजूद भी क्या भारत सच में हैप्पीनेस की बहुत जरूरत है? ये मैं स्वामी जी से जानना चाहूंगा। बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ ठहरे हम? 150 में। जी बिल्कुल। अक्सर लिस्ट में 100 से तो पार ही होते हैं। तो हमारे लिए कितना मतलब विडंबना है ये। हमारा दुर्भाग्य है कि हम विश्व गुरु थे और हैप्पीनेस इंडेक्स में तो प्रथम होना चाहिए, इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हम अपनी फिलोसफी को नहीं जी पा रहे। ये संकेत है 150वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि हम अनुसरण कर रहे हैं उन पश्चिमी सभ्यताओं का जो खुद तनावग्रस्त है और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि वो ग्लैमरस जो दुनिया है वही आनंद है, वही खुशी है, तो हम फॉलो कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिर मेरे ख्याल से अमेरिका भी कहीं अच्छी जगह नहीं होगा जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो और उनके जो राजनेता हैं उनकी मनस्थितियों को देखें आप, किसी का नाम ना लें तो कुछ समझते हैं आप क्या उनकी मनस्थिति है। तो हमारे इतने उत्सव, इतने त्योहार हमको कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जोड़े रखते थे। हम धीरे धीरे कट रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, उनकी जो पश्चिमी क्लब कल्चर को अपना रहे हैं। हमने वापस उसको रिवर्स किया है, चूँकि प्रसंग छिड़ा है तो मैं बता दूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ। हमारा एक ग्रुप है सोल ट्राइब, वो हमारे कुछ साथियों ने क्रिएट किया, मैं भी उसमें, हम लोग सब साथ में हैं। वो सोल ट्राइब का कॉन्सेप्ट वही है, एक चौपाल क्रिएट की हमने। आप लोग भी उदयपुर में करें या जो लोग वो पॉडकास्ट इंडिया में कहीं भी देख रहे हैं, चौपालें बनाए फिर से गाँव में, देहात में। मैं अपने ननियाल जाता था, वहाँ पे भी पेड़ के नीचे बड़े, इंदौर के पास ही साकुरोदा जी देखा मैंने, छोटा सा गांव था। प्रतापगढ़ के आसपास भी छोटे गांव हैं, वहाँ पे हमने देखा कि बड़े चबूतरे हुआ करते थे, लोग बड़े सुकून से बैठा करते थे उस चबूतरों पे। वो जो बुजुर्ग रहते थे उनके चेहरे पर मतलब बड़ा स्थिर शांत भाव रहता था,
कोई उद्विग्नता नहीं रहती थी। आज हम बुजुर्गों को देखते हैं, शहरी बुजुर्ग को आप देखेंगे तो वो बड़ा उद्विग्न है, बेचैन है। हम बुजुर्ग पंचायत भी से भी जुड़ा हूँ मैं, इंदौर भी जाता हूँ, वहाँ वृद्ध लोग हैं, बड़ी शिकायतें रहती हैं, तनाव में रहते हैं। पुराने बुजुर्ग शांत रहा करते थे क्योंकि उनको एक आउटलेट मिलता था। यंगस्टर भी बड़े इतने ज़्यादा बेचैन और छटपटाहट से भरे नहीं होते थे। गाँव के युवा होते थे वो, सभी के पास चौपालें होती थी। और मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ। प्रतापगढ़ में तो ओटले होते थे। प्रतापगढ़ एक कस्बा था मेरे टाइम पे, अब तो वो भी सिटी होने की राह पर है, जिला भी बन गया। छोटे शहर भी अब धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है, तो वो भी बड़े शहरों की तर्ज पे तनाव उनको वहाँ पे वो स्वीकार कर रहे थे। वहाँ के यंगस्टर्स भी स्ट्रेस में रहते हैं। पर गांव में जो चौपालें होती थी और कस्बों में जो होटले होते थे, प्रतापगढ़ में बड़े होटले हुआ करते थे। मुझे याद आता है प्रतापगढ़ में भी हमारी एज ग्रुप में जब हम टीन एज में थे तो टीन एज में होटले अलग होते थे, बुजुर्ग अलग होटले पे बैठते थे। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक दुकानें बंद हो जाया करती थी। अब तो क्या 12-12 बजे तक दुकानें खुली हैं, सब माहौल बदल गया। तो 7 बजे तक बिजनेस ओवर हो गया। सभी अपने अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ होटलों पे बैठा करते थे और होटलों पे शेयरिंग होता था। तो दिल की बातें करना, कुछ दिन दुनिया की बातें हैं, ये शेयरिंग बड़ा मन को हल्का करती है। और हम सब एक सेपरेट अपनी अपनी गुफाओं में जी रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। हर व्यक्ति बड़ा अंदर से लगता है। मैं अभी किसी प्रोग्राम में गया, बड़े संपन्न लोगों के साथ कई बार उठने बैठने का मौका लगता है। बाहर से जो टैग लगे रहते हैं लोगों के जीवन में कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है मेरा, उनसे मैं किसी प्रोग्राम में गया था, उनसे निजी बातचीत में पाया कि उनके साथ बहुत सारी चुनौतियां जो फेस कर रहे हैं, लेकिन उनका टैग इतना बड़ा है कि वो अपनी शेयर नहीं कर सकते किसी को। मेरे में श्रद्धा रखते हैं तो मुझे शेयर करते हैं, कई लोग शेयर करते हैं। मैं एज ए काउंसलर दिल तक रखता हूँ, तो बिना किसी का नाम का उल्लेख किए, लेकिन मतलब इतने बड़े बड़े टैग उनके नाम के आगे, प्रतिष्ठा, बहुत बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक, लेकिन वो कहीं ना कहीं, जो सबको लगता है कि इतने बड़े लोग, इनके आसपास इतने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े अकेले में अपने अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। बड़ा ताजुब होता है। हर व्यक्ति अपने अकेलेपन में, जब वो अपने बाथरूम में जब वो नहा रहा होता है, अपने रूम में जब वो अकेला होता है, वो बिल्कुल अकेला होता है। बाहर की दुनिया वो टैग उसके कुछ मतलब नहीं हुआ। अकेले में हर व्यक्ति एक लड़ाई लड़ रहा है। ये समस्या है मतलब। तो कहीं ना कहीं होटले वापस लौटना चाहिए। तो सोल ट्राइब करके हमने ग्रुप बनाया है इंदौर में। वहाँ पे हम सब लोग वहाँ पे परिचय भी करते हैं, तो कोई किसी के परिचय में कौन क्या है ये बताता ही नहीं। सब बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी उसमें हैं, कई मिडिल क्लास भी हैं। कोई हम क्लास पूछते नहीं, कोई उद्योगपति है, कोई, हम वहाँ बात ही नहीं करते। परिचय इससे होता है कि आप अपना परिचय दीजिए, बिना अपना मतलब अपना पद बताए जी, अपना व्यवसाय बताए, बगना उसके बिना अपना परिचय दी। तो कोई भाई मैं बांसुरी बजाना मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा अंतर्मुखी हूँ, वैसे वाले परिचय, अंदर की बातें। तो ये शेयरिंग बहुत जरूरी है। जिंदगी में खुश रहना है तो जिंदगी में 100 दोस्त मत रखिए, 2 रखिए, लेकिन ऑफलाइन दोस्त रखिए। अब सोशल मीडिया पर हैं, हजारों लोग दोस्त होते हैं, फेसबुक पे 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो सभी के 5-5 हज़ार फ्रेंड है, कईयों के हैं, लेकिन रियल लाइफ के फ्रेंड्स कितने हैं? तो 2 भी नहीं। तो 2 रखिए, 1 रखिए जहाँ दिल की सब बातें हम कर सकें। ये मेरे अपने जीवन के अनुभव। मेरे भी कुछ मित्र ऐसे हैं जहाँ हम ओपन अप होते थे, हमारी स्कूल लाइफ में हम खुलते बात करते थे, वही सीखा मैंने। दिल को खोलिए, नहीं तो ये जो दिल है डॉक्टर की टेबल पे खुलेगा फिर। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, क्या क्या नहीं होता, बड़े ब्लॉकेज हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई है स्वामी जी ने कि दिल या तो दोस्तों के बीच में खोल लीजिए, लोगों के बीच में खोल लीजिए, या फिर डॉक्टर के टेबल पे खुलेगा। चॉइस आपकी है कि आप कहाँ खुलवाना चाहते हैं। और कितनी सुंदर बात है कि सच में जब भी हम जब जॉब करते थे तो हमारा सारा फ्रेंड ग्रुप एक ही जगह, एक ही टेबल पे खाना साथ में खाते थे। कुछ भी हो जाए खाना साथ में खाते थे। और उस खाने खाने में किसी को डांट पड़ी होती थी, किसी का कुछ होता था, और सब आपस में शेयर करके खूब हंसते थे। और जिसका दुख होता था वो भी हंसने लगता था अंत में। तो इस तरह से वो शेयरिंग के बाद हर दिन हम शाम को हल्के होके आराम से, मन हल्का, माइंड हल्का, और बहुत आराम से सुकून की नींद सोते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आवंडर, ये आडंबर और आवरणों में छुप जाते हैं, तो हम अपना दिल को खोलना कम कर देते हैं, लोग समझना बंद कर देते हैं। तो वो हम आपके दोस्त ही समझ पाएंगे, एक ऐसा ग्रुप। प्लस एक बहुत बड़ी चीज जो स्वामी जी ने बताई, व्हाट इज योर ट्रू आइडेंटिटी।
आप हो सकता है आईपीएस हो, आईएएस हो, बट एक दिन वो पद भी आपसे चला जाएगा, उसके बाद अगले दिन आपकी क्या आइडेंटिटी होगी? तो आपकी एक ट्रू आइडेंटिटी होनी चाहिए जो आप हमेशा से थे, लाइक आई एम स्पिरिचुअल। ये आइडेंटिटी मरते दम तक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी जब तक आपके साथ रहेगी, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी लोगों के बीच में कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आई एम स्पिरिचुअल, आई एम मिनिमलिस्ट, कितनी प्यारी आइडेंटिटी है। ऐसी अपनी आइडेंटिटी जरूर खोजिए आप, जैसा स्वामी जी ने बताया है, उन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। अब जब हम तनाव की बात करते हैं तो एक गुड स्ट्रेस भी कहा जाता है, एक टर्म आती है कि स्ट्रेस अच्छा भी है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ रहा है और आप स्ट्रेस नहीं हो, खड़े हो, तो आपका क्या होगा आपको भी पता है ना। गुड स्ट्रेस में आपके अंदर एकदम एनर्जी आएगी और आप दौड़ के खुद को बचाएंगे। तो ऐसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस फ्री लाइफ, इन दोनों में क्या अंतर है, ये मैं जानना चाहूँ। सिद्धार्थ जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आजकल हम कहते हैं तनाव हमारा शत्रु है, तो चलिए तनाव मुक्त हो जाते हैं। तनाव मुक्त होना प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर और मन को ऐसा निर्मित किया है कि जब भी हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो हमको तनाव होता है, और वो तनाव से हमें फिर कहीं न कहीं हमारी बचने की, सुरक्षित करने की अपनी कहीं न कहीं हमारी युक्तियाँ हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, दिमाग काम करता है या शरीर भागने के लिए तैयार होता है। एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाएगा, कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे और हम इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज स्पाइक अप होगा और भागेंगे हम। शेर सामने होगा, तनाव आएगा, भागेंगे। तो अब शेर सामने ही नहीं है और तनाव आ रहा है। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आजकल होती है, काफ़ी हद तक ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड हमारे एग्जिस्टेंस की सुरक्षा के लिए। तनाव का प्रबंधन होना चाहिए। और एक रस्सी होती है, मान लो बहुत ढीली रहेगी और उस पर अगर आप चलेंगे, नट है, ढीली रस्सी पे नहीं चल सकता, तनी हुई रस्सी पे वो चल सकता है। स्ट्रेस टाइट रॉप वॉकिंग, जीवन हमारा जो है बहुत प्रकार का टाइट रॉप वॉकिंग है, हमको हर क्षण चलना है, लेकिन तनी हुई रस्सी पे चलना है। तो तनाव जीवन में है, संतुलन जरूरी है, और फोबिया ना बन जाए। तनाव अक्सर क्या होता है कि काल्पनिक आशंकाएं घेर लेती है, और लोग जो है, भाई चूहा है और सामने बिल्ली आ गई है, वो कहे कि क्या संसार में क्या रखा, एक दिन मरना ही है सभी को, तो मर ही जाएगा, तो पक्का मरेगा। तो तनाव थोड़ा होना चाहिए चूहे को कि बिल्ली है और मुझे भगना है। तो इतना वैरागी नहीं होना है, जब तक शरीर से मोह, अभी तब तक शरीर है तो मोह रहता है, जब तक है तो तनाव निश्चित लेवल का चाहिए, स्ट्रेस चाहिए। बिल्कुल तनाव ना रहे तो सुरक्षा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा तनाव करने लगे, मान लो कि बिल्ली है ही नहीं और काल्पनिक बिल्लियां दिखने लगी, ये मनुष्य की वर्तमान स्थिति। हम ऐसे चूहे बन गए हैं कि सैकड़ों काल्पनिक बिल्लियां आसपास से घेरे हुए हैं, तनाव में, इधर से ये खा जाएगा, इधर से वो हो जाएगा। तो ये निर्धारित करना चाहिए कि वास्तविक समस्या, वास्तविक चिंता और चिंता या समस्या की आशंका और समस्या दोनों में फर्क है। अक्सर क्या होता है कि आशंकाएं इतनी ज़्यादा हमको जिनाइन लगने लग जाती है, और हम उसी आशंकाओं में, कितनी आशंकाएं सच हुई बताइए ना। हम जब बचपन से लेके आज तक हजारों तनाव हमने पाले होंगे, हजारों चिंताएं पाली होंगी, कितनी चिंताएं सच हुई। आज लौट के देखेंगे तो शायद हंसी भी आ जाए, लेकिन उस समय तो हम उनको लेकर के हमारे जीवन मरण का प्रश्न था। तो ये हमको देखना चाहिए कि काल्पनिक चिंताएं ना लें जी, और वास्तविक चिंताएं लें तो कौन सी लें। एक तो होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, एक होता है सर्कल ऑफ इफेक्ट। कोई भी चिंता है जो सर्कल ऑफ कंसर्न है किसी की, साहब ये पर्यावरण बड़ा प्रदूषित हो गया है, मेरे को बड़ी चिंता है, ये नदियां प्रदूषित हो गई, बड़ी चिंता है, वाटर क्राइसिस है, बड़ी चिंता है, विश्व युद्ध का खतरा है, बड़ी चिंता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो सर्कल ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन सर्कल ऑफ इफेक्ट, उसमें आप क्या कर सकते हैं। भाई आपके घर के अंदर आपको किराया देना है महीने का,
और वो अब सर्कल ऑफ इफेक्ट में कि आप मेरे को इस बार मेरे को ज़्यादा मैंने ओवर टाइम करना पड़ेगा तो मैं किराया भर दूँ, सर्कल ऑफ इफेक्ट है कि इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, विश्व युद्ध का खतरा है, तो आप अभी ट्रम्प को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि ट्रम्प साहब ज़रा प्रेशर बनाओ ना ज़रा अच्छे से, या रशिया के राष्ट्रपति को फ़ोन करके बोल सकते हैं। नहीं, उसका टेंशन आप लेते हैं। आप विश्व शांति के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लोग बड़े यज्ञ वज्ञ करते हैं, अच्छी बात है, करें वो, ठीक है। कहने का मतलब है कि सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चिंता है जिसपे आपका बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। कोई एनवायरनमेंट के लिए जो लोग कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। आप अपने स्तर पे प्लास्टिक का उपयोग कम करें, थोड़ा बहुत स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लांटेशन करें, छोटे स्तर पे जो कर सकते हैं वो करें। पर बहुत ज़्यादा विश्व युद्ध के खतरे हैं, ऐसा उसी में आपका वर्तमान जीवन। पत्नी कहेगी तुम विश्व युद्ध की छोड़ो, अभी तुम्हारा मेरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तुम्हारे मेरे झगड़े हो जाएंगे, विश्व युद्ध और दुनिया भर की बातें छोड़ो। तो जहाँ हम कुछ कर सकते हैं उसकी चिंता हम ले, पहले सबसे पहले वही चिंता ले जहाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे ईश्वर पे छोड़ें, उन लोगों पे छोड़ें जो करने में सक्षम है, जो कर रहे हैं। तो ये डिसाइड करना कि कहाँ हम, हमारा अप्रोच कहाँ तक है, कहाँ तक हम चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, कहाँ तक हम चीज़ों को प्रभावित करने का सामर्थ्य हमें नहीं है, वो करें। नहीं तो यहाँ बैठ करके हम बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा करना चाहिए, बम ही फोड़ देना चाहिए, हमला ही कर देना चाहिए। कई लोग आप जाके प्रधानमंत्री के कूटनीतिक सलाहकार बन जाओ, फिर बेवजह की सलाह देना। हम अपने घर की समस्याओं को देखें, और राजनीतिक स्तर पर अगर कुछ चीज़ें हो रही, जन जागरण फैलाना चाहते हैं, फैलाइए। जो कर सकते हैं वो करें, जो चीज़ें आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है उस पर बहुत ज़्यादा चिंतित होकर के आप बेवजह अपना समय व्यतीत करके व्यर्थ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही उम्दा और सत्य बात कही है कि हम सोशल मीडिया पे बैठ के पूरे दिन क्या क्या चिंताएं, क्या क्या अपेक्षाएं लेके बैठे रहते हैं। वहाँ कभी किसी से लड़ाई कर रहे हैं कमेंट्स में, कभी किसी को, लेकिन उससे हमारी रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। हमें हमारी रियल लाइफ पे फोकस करना चाहिए। हम अगर स्वस्थ हैं, खुश हैं, अगर हम अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो हम उस वे में हमारे देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम और लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ हम देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिवाय कि इमेजिनरी वर्ल्ड खुद के मन में बना के और परेशान रहना। और इन सब से बेटर है कि हम खुद पे फोकस करें, अपनी लाइफ सुधारें, अपने आसपास के लोगों की लाइफ सुधारें, हेल्प करें लोगों की, और तभी हम रियल लाइफ चेंज ला पाएंगे। और कितना खूबसूरत वे में हमें जीवन की पाठशाला के रूप में आज सब बातें सीखने को मिली। अब मेरा एक अंतिम सवाल है कि क्या सोशल मीडिया से भी तनाव हो रहा है? और कुछ लोग जैसे अब डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो कुछ सोशल मीडिया का व्रत लेते हैं कि कुछ दिन नहीं चलाऊंगा। तो इस पे आपके मैं व्यूज जानना चाहूंगा कि क्या सोशल मीडिया से तनाव हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि एक नेसेसिटी भी हो गया है। मेरा भी सोशल मीडिया का पेज है, आपका भी है। लोगों से जुड़े रहने के लिए, उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट लाने के लिए हम भी कंटेंट बनाते हैं, अभी भी बना रहे हैं जो सोशल मीडिया पेज है। तो ये कैसे इसके बीच में एक बैलेंस बनाया जाए और बचा जाए? सिद्धार्थ जी, आपने पहले तो ये कहा कि मेरा आखिरी सवाल है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आखिरी सवाल कभी नहीं है, ये पॉडकास्ट के लिए आखिरी सवाल है। आगे आप और हम मिलते रहेंगे, और आपके सवाल अनवरत आप पूछते रहें, और जो मेरे सामर्थ्य होगा मैं उत्तर देता रहूँगा। तो इस पॉडकास्ट का जो अंतिम सवाल आपने पूछा कि सोशल मीडिया भी क्या तनाव का कारण है? बिल्कुल है, क्योंकि हम उसका सदुपयोग करना नहीं जान रहे हैं। सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है। कोई भी चीज़ विज्ञान के द्वारा जो भी हमारे को आज उपलब्ध है वो अपने आप में वरदान ही है। हम अभिशाप बना लें तो ये दोष हमारा है, सोशल मीडिया कोई दोष नहीं। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो सिद्धार्थ जी, आप और हम बैठ के बात नहीं कर रहे होते, ये पॉडकास्ट जो हमारे व्यूअर्स सुनेंगे वो सुन नहीं रहे होते। तकनीक है ना जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं हर जगह हूँ। मैंने कहा मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, मैं थ्रेड पे हूँ, जो भी कोई नया प्लेटफॉर्म है मैं हर जगह हूँ। और याहू में उस जमाने में जब आज से 20 साल 25 साल पहले याहू चलता था, मैं आई वॉज एट दैट टाइम, वहाँ पे भी मैं था। और उसी बदौलत मैं आज पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाया। याहू के जरिए पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लोग मुझसे जुड़े 20-25 साल पहले। तो तकनीक के कारण जुड़े, सोशल मीडिया के कारण जुड़े। नहीं तो मुझे इंदौर से बार बार कहीं विदेश जाना, मैं उस समय जब रेलवे में जॉब करता था तो मेरे पास इतना वीज़ा भी नहीं था, और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, इतनी छुट्टी नहीं मिलती थी।
मैं किसी कंट्री में अलग से जाके 6 दिन 10 दिन जाके महीना भर नहीं रह पाता था। जॉब के अपने कुछ कंपल्शंस थे, तो तकनीक के ज़रिए पहुँचा। बाहर से लोग इंडिया आए, जो फ्री थे वो आए। तो मतलब तकनीक जो है वो अपने आप में बुरी नहीं है। सोशल मीडिया अपने आप में बिल्कुल बुरा नहीं है, वरदान है। पर अब जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया डिटॉक्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, हेल्थ के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ इंटरमिटेंट करें आप। जी। भैया 16 का ना करें, कई लोग 18 का करना था, 18 करो, 20 का करो, 1 मील ए डे होममेड डाइट करो, मैंने सब किया। ऐसे ही ये फास्टिंग के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं डिजिटल फास्टिंग कर। मेरे को यंगस्टर्स मिलते हैं आजकल बहुत सारे, स्वामी जी मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया है, इंस्टाग्राम मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप कहीं ना कहीं जब आप कहते हो तो आप बड़े गौरव से कह रहे होते हैं मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, तो आपको लगता है कि आप बड़े भिन्न हो गए अन्य लोगों से, कि सब रील को स्क्रॉल करने में लग रहे हैं और मैं इससे भिन्न हो गया। थोड़े तो भिन्न हुए हैं आप, लेकिन मैं प्रशंसा तो आपकी तब करूं जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे रहें, लेकिन आपका नियंत्रण स्वयं पे इतना हो कि आपको 10 मिनट के लिए वो ओपन करना है, 10 मिनट बाद आपको कोई भी रील अगर आती है उसके बाद दूसरी रील में आप पता लगा 1.5 घंटे तक आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये आपका विल पावर, आपका अवेयरनेस, आपका होश, उसकी कमी है। इंस्टाग्राम का कोई दोष नहीं, उसको डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं।